नमस्कार दोस्तों, RKN एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम ताम्र पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, ताम्र पाषाण काल के बारे में मैंने पिछली क्लास में अध्ययन कराया था। आज हम ताम्र पाषाण काल से जो संस्कृतियां हमें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। जो जोधपुरा है वह साइवी नदी के किनारे स्थित है। जोधपुरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? साहिवी नदी के किनारे पर स्थित है। और सर्वप्रथम जो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले? जोधपुरा से मिले। सर्वप्रथम जो गणेश्वर जोधपुरा जो संस्कृति है उसके प्रमाण कहां से मिले दोस्तों? जोधपुरा से मिले। और ये कहां पर स्थित है? साहिवी नदी के किनारे पर स्थित है। और गणेश्वर सीकर में कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। गणेश्वर सीकर में कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है उसके प्रमाण जोधपुरा से मिले और गणेश्वर से हमें प्राप्त हुई। और जोधपुरा से क्या प्राप्त हुआ? विशिष्ट प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए। जोधपुरा से विशिष्ट प्रकार के मृदभांड बनाए जाते थे जिनका रंग नारंगी व लाल हुआ करता था। जोधपुरा से विशिष्ट प्रकार के मृदभांड जिनका रंग लाल व नारंगी हुआ करता था। तो जोधपुरा से विशिष्ट प्रकार के जो मृदभांड थे वो प्राप्त हुए और जिनका रंग कैसा होता था? नारंगी व लाल हुआ करता था। अब है गणेश्वर उत्तरी राजस्थान में, मैंने अभी बताया था, सीकर जिले में है और कांतली नदी के किनारे पर है। यह सीकर जिले में नीम का थाना, सीकर जिले में नीम का थाना में स्थित है और यह कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। और गणेश्वर में रतन चंद्र अग्रवाल ने खुदाई कर, किसने? 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने खुदाई कर इस पर प्रकाश डाला। 1977 में रतन चंद्र
अग्रवाल ने खुदाई कर इस पर प्रकाश डाला। किस पर? गणेश्वर संस्कृति पर। और 1978-79 में विजय कुमार ने इस क्षेत्र का विस्तृत उत्खनन कार्य किया। विस्तृत उत्खनन कार्य किसने किया? विजय कुमार ने। 1977 में सर्वप्रथम रतन चंद्र अग्रवाल ने प्रकाश डाला और 1978-79 में विजय कुमार ने क्या किया? विस्तृत उत्खनन कार्य। कहां पर? गणेश्वर में। और डीपी अग्रवाल महोदय ने, डीपी अग्रवाल महोदय ने क्या किया? कार्बन पद्धति के आधार पर और तुलनात्मक रेडियो कार्बन विधि के आधार पर और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर जो इसकी तिथि निर्धारित की, वह क्या की थी? 2800 ईस्वी पूर्व। किसने निर्धारित की दोस्तों? डीपी अग्रवाल ने। किस आधार पर? रेडियो कार्बन विधि के आधार पर और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर। इसकी तिथि क्या निर्धारित की? 2800 ईस्वी पूर्व निर्धारित की। गणेश्वर संस्कृति भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर संस्कृति को क्या कहा जाता है? भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? गणेश्वर को। किसे? गणेश्वर संस्कृति को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहां जो सामग्रियां प्राप्त हुई है उनमें 99% तांबा है। यहां जो भी सामग्रियां प्राप्त हुई है उनमें 99% तांबा है। अब गणेश्वर से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है? तांबे के तीर, गणेश्वर से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है? तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे यहां से प्राप्त हुए। इसके अलावा चूड़ियां, सुइयां और विविध ताम्र आभूषण, सुइयां, ताम्र आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। तो गणेश्वर से क्या क्या चीज प्राप्त हुई है? तांबे के तीर प्राप्त हुए, भाले प्राप्त हुए, मछली पकड़ने के कांटे, सुइयां, ताम्र आभूषण व चूड़ियां प्राप्त हुई है। और एक बात दोस्तों, यहां पर पास में ही क्या थी? खेतड़ी की खानें थी। वहां से तांबा बड़ी मात्रा में प्राप्त किया जाता था और वहीं से जो खेतड़ी से जो तांबा प्राप्त होता था उस तांबे को प्राप्त कर ये लोग उपकरण बनाते थे। गणेश्वर लोग थे वह मुख्यतः किस पर निर्भर थे? आखेट तथा आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर थे। आखेट व आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर। दोस्तों, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति मिली है वो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति मिली है। और क्या है? जोधपुरा जो साहिबी नदी के किनारे पर है, सर्वप्रथम जो गणेश्वर संस्कृति जो के प्रमाण मिले हैं वो कहां से मिले हैं? जोधपुरा से मिले हैं। जोधपुरा से विशिष्ट प्रकार के मृदभंड मिले हैं जो लाल व नारंगी
जो रंग के हुआ करते थे। इसके अलावा गणेश्वर से क्या मिला है कि यह सीकर में नीम का थाना के पास कातली नदी के किनारे पर स्थित है। यह नीम का जो थाना क्षेत्र है सीकर में, वहां पर कातली जो नदी है उसके किनारे पर स्थित है। 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता पर क्या है प्रकाश डाला। 1978-79 में विजय कुमार ने क्या किया, विस्तृत उत्खनन कार्य किया। डीपी अग्रवाल ने इसकी तिथि 2800 ईस्वी पूर्व बताई। इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 99% क्या मिला है, तांबा मिला। मतलब यहाँ के जो उपकरण बनाए जाते थे उनमें क्या है 99% जो तांबा है उसका उपयोग होता था। दोस्तों, गणेश्वर से रिजर्व शिल्प मृदभांड मिले हैं, और ये मृदभांड कहां से और मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है बनावली, वहां से भी मिले हैं। यहां से रिजर्व शिल्प मृदभांड मिले हैं, और हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है बनावली, वहां से भी इस तरह के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अब है दोस्तों आहार संस्कृति। यह दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है वहां जो है आहार संस्कृति क्या है, महत्वपूर्ण एक संस्कृति थी। किसकी, ताम्र पाषाण काल की। और आहार संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र था वह आहार था। आहार संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र कौन सा था दोस्तों, आहार था। और इसके अलावा आहार के अलावा या अन्य केंद्र भी थे, जैसे गुलुंद, मरमी, बालाथल, ये क्या थे, आहार संस्कृति के प्रमुख क्या अन्य केंद्र थे। आहार संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र था वह क्या था, आहार था। और इसके अलावा गुलुंद, मरमी व बालाथल क्या थे, अन्य केंद्र थे। चूंकि यह संपूर्ण जो संस्कृति है किस नदी घाटी के किनारे पर थी, किस नदी किनारे में स्थित थी, बनास नदी घाटी में। यह जो संपूर्ण संस्कृति थी, आहार संस्कृति, वह कहां स्थित थी, बनास नदी घाटी में। इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आहार संस्कृति है वह बनास नदी घाटी में स्थित थी। अब आहार, प्राचीन शिलालेखों में आहार को क्या कहा जाता है, पुराना नाम क्या है, ताम्रवती। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती या तामवती है। किसका नाम, आहार का जो प्राचीन नाम है वह ताम्रवती या ताम्रवती है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे क्या कहा जाता था, अघाटपुर। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर या अघाट दुर्ग कहा जाता था। कब, 10वीं व 11वीं शताब्दी में। किसको दोस्तों, आहार, किसको, आहार को 10वीं व 11वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था, अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। और स्थानीय लोग इसे क्या कहते थे, धूलपुर।
कोट के नाम से जानते। स्थानीय लोग इसे किस नाम से जानते हैं? धूल कोट के नाम से जानते हैं। और आहड़ किस नदी के किनारे पर है? आहड़ नदी के किनारे। आहड़ क्या है? आहड़ नदी के किनारे पर स्थित है और स्थानीय लोग इसे धूल कोट के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का जो उत्खनन कार्य सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या किया? सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया। किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। इसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में रतन जो चंद्र अग्रवाल थे वह 1961 में एचडी सांकलिया के नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ। 1961 में एचडी सांकलिया। सर्वप्रथम जो उत्खनन कार्य किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने व 1961 में एचडी सांकलिया ने क्या किया? उत्खनन कार्य किया। और उत्खनन में क्या हुआ? इस संस्कृति के कुल 15 चरण प्राप्त हुए। इस संस्कृति के कितने चरण प्राप्त हुए दोस्तों? 15 चरण प्राप्त हुए। यहाँ के लोग लाल, भूरे व काले रंग के मृदभांड काम में लेते थे। मृदभांड कैसे काम में लेते थे? लाल, भूरे व काले रंग के क्या है? मृदभांड काम में लेते थे। कहाँ के लोग? आहड़ के लोग लाल, काले व भूरे रंग के मृदभांड काम में लेते थे और जिन पर रेखीय व सफेद बूंदों वाली डिजाइन बनी होती थी। जिन पर कैसी डिजाइन बनी होती थी? रेखीय वह सफेद बूंदों वाली डिजाइन बनी रहती थी। किस पर? मृदभांडों पर। मृदभांड कैसे थे? लाल, भूरे व काले रंग के तथा उन पर रेखीय व सफेद बूंदों वाली डिजाइन बनी रहती थी। इसके अलावा क्या है? अनाज रखने के लिए मृदभांडों को, जो मृदभांड अनाज रखने के काम में आते थे, उनको गोरे या कोट कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? गोरे व कोट। किसको? अनाज रखने वाले मृदभांडों को क्या कहा जाता था? गोरे व कोट। यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह क्या था? पशुपालन था। यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह क्या था? पशुपालन था। दोस्तों, यहां से तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की यूनानी तांबे की 6 मोहरें, यूनानी तांबे की 6 मोहरें, यूनानी तांबे की 6 मोहरें, यहां वो 6 मुद्राएं, बस 3 मोहरें मिली हैं। 6 मोहरें व 3 मुद्राएं मिली हैं। कहाँ की? यूनानी तांबे की 6 मोहरें व 3 मुद्राएं मिली हैं। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल व दूसरी ओर
वो अंकित है और वह तीर व तरकस से युक्त है। एक मोहर मिली है जिसके एक ओर त्रिशूल है तथा दूसरी ओर अपोलो देवता है, जो अपोलो देवता अंकित है और जो तीर व तरकस से युक्त है। और इस पर यूनानी भाषा में एक लेख अंकित है। यूनानी भाषा में एक लेख अंकित है। यहां के लोग क्या करते थे? मृतकों को कपड़े व आभूषणों के साथ गाड़ते थे। यहाँ जो अंतिम संस्कार होता था उसमें क्या है, शव को गाड़ते थे और उसके साथ कपड़े व आभूषणों को रख देते थे। और सबका सिर कहां होता था? उत्तर की ओर व पैर दक्षिण की ओर होते थे। जो शव है उसका जो सिर होता था वह कैसा होता था? उत्तर की ओर, तथा पैर किधर होते थे? दक्षिण की ओर होते थे। तो क्या है, जो शव मिला है वह क्या है, उसका सिर उत्तर की ओर तथा पैर दक्षिण की ओर होते थे, तथा वो सब जो हड़प्पावासी जो थे, वो आहड़वासी जो थे, वो सब को गाड़ते थे तथा उसके साथ आभूषण व कपड़े भी सबके साथ रखते थे। यहां का जो प्रमुख उद्योग था वो क्या था? तांबा गलाने का उद्योग था। प्रमुख उद्योग हड़प्पा वासियों का प्रमुख उद्योग कौन सा था? तांबा गलाना व उसके उपकरण बनाने, यानी तांबे के उपकरण बनाना था। किसका? आहड़ में जो प्रमुख उद्योग था वह तांबा गलाना व उसके उपकरण बनाना था। यहां से टेराकोटा की वृषभ आकृतियां मिली हैं, जिसे क्या कहा गया है? बनासियन बुल। बनासियन पुल कहा गया है। किसे? टेराकोटा की वृषभ आकृति। टेराकोटा की वृषभ आकृति मिली है जिसे बनासियन बुल कहा गया। और यह सभ्यता आज से लगभग कितनी प्राचीन है? 4000 वर्ष प्राचीन है। और गोपीनाथ शर्मा ने इसका जो समृद्ध काल बताया वह 1900 गोपीनाथ शर्मा ने इस सभ्यता का जो समृद्ध काल बताया वह 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व बताया। यानी 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व बताया। किसने? गोपीनाथ शर्मा ने इस सभ्यता का सबसे समृद्ध। यहां के मकान क्या थे? बड़े व चौकोर पत्थरों की नींव डालकर बनाए जाते थे। यहाँ जो मकान थे बड़े जो पत्थर थे वह चौकोर पत्थर थे, उसकी नींव डालकर बनाए जाते थे, जबकि उनकी दीवारें मिट्टी की या मिट्टी की ईंटों की होती थी। यहां से टेराकोटा की बनी वस्तुएं मिली हैं। उनमें प्रमुख है कर्णफूल। टेराकोटा की वस्तुएं, इनमें प्रमुख है कर्णफूल, मनौती कुंड, इसके अलावा प्रगलन पात्र, कर्णफूल, मनौती कुंड, इसके अलावा प्रगलन पात्र, इसके अलावा लटकन, स्तूप का कलश, लटकन,
स्तूप का कलश जो कैसी थी, टेराकोटा की थी। इसके अलावा मानव व पशु की मृण मूर्तियां मिली हैं, जिनमें वृषभ, घोड़ा और प्राय हाथी प्रमुख थे। और मैंने अभी बताया था आर्य संस्कृति की जो सबसे प्रमुख प्राप्ति थी वह टेराकोटा का क्या था, वृषभ यानी बैल है, अभी बताया था मैंने। टेराकोटा की वृषभ आकृति जो जिसे क्या कहा जाता था, बनासियन बुल कहा जाता था, यह टेराहार संस्कृति की सबसे प्रमुख प्राप्ति। दोस्तों, आहार से हमें अन्य प्राप्तियां कौन कौन सी मिली हैं, यानी कि आहार से और क्या प्रमाण मिले हैं। नंबर 1, बहुमुखी चूल्हे। आहार से क्या मिले हैं, बहुमुखी चूल्हे। पैर से चालित चक्की, पैर से चालित चक्की। सूत कातने के चरखे, सूत कातने के चरखे। इसके अलावा हमें लोहे की वस्तुएं भी मिली। इसका मतलब है कि हाल में लौह संस्कृति का प्रवेश हो चुका था, लोह की वस्तुएं भी मिली। इसका मतलब है कि जो हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा में क्या था कि लोहे का, हड़प्पा क्षेत्र में क्या है, लोह संस्कृति का प्रवेश हो चुका था। इसके अलावा ईरानी दीप धूप पात्र, ईरानी धूप दीप पात्र, यानी कि यह क्या है, ईरान से संबंध बताता है, किसका, आहार संस्कृति का। तो बहुमुखी चूल्हे, पैर से चालित चक्की, सूत काटने के चरखे, लोह की वस्तुएं, ईरानी धूप दीप पात्र आदि मिले हैं। दोस्तों, यहां पर जिस प्रकार तांबा उपलब्ध था, उसी प्रकार क्या है, पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन फिर भी यहां पर जो क्या है, पत्थर के क्या है, अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं, यानी कि पत्थर के जो शस्त्र या अन्य उपकरण वो नहीं मिले। और कुछ उपकरण मिले भी हैं, तो कौन से थे, चल्ट व चकमक पत्थर के। यानी कि पत्थर पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद यहां पर क्या है, पत्थर के शस्त्र या उपकरण प्राप्त नहीं हुए। दोस्तों, आहार संस्कृति में अगली संस्कृति है गिलुंद संस्कृति, यानी कि अगला जो स्थल है वह गिलुंद। और आहार संस्कृति का इसे स्थानीय केंद्र माना जाता है, आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है, और यह चित्तौड़गढ़ जिले में बनास नदी के किनारे पर है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में बनास नदी के किनारे पर है। और इसका जो उत्खनन किया था वह 1957-58 में बीवी लाल, प्रोफेसर बीवी लाल महोदय ने किया था। किसका किया था, गिलुंद। और यह एकमात्र स्थल है जहां प्रस्तर फलक उद्योग के साथ, प्रस्तर
फलक उद्योग के साथ क्या है, प्रस्तर फलक उद्योग के साथ मकानों में, जो मकानों का निर्माण होता था, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? गुलंद से। प्रस्तर फलक उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पक्की क्या है, ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और यह एकमात्र ऐसा ताम्र पाषाणिक स्थल है। और इसके अलावा यहां से स्तंभ गर्त, यहां से क्या है दोस्तों, स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी मिले हैं। यहां से स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी। अगला है दोस्तों मरमी। अगला क्या है? मरमी। दोस्तों जो गिलिंद नामक स्थान है वो आज कल वो क्या है, राजसमंद जिले में है। जो गिलिंद नामक स्थान है वह राजसमंद जिले में है, राजस्थान के राजसमंद जिले में। मरमी यह क्या है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मरमी क्या है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और यहां से क्या मिला है, बैलों की मिट्टी की मृण मूर्ति। बैलों की मिट्टी की मृण मूर्ति मिली है। कहां से मिली है? मरमी से। इसके अलावा मुर्गे की हड्डियों के साक्ष्य मिले और ताजे पानी क्या है, ताजे पानी के 2 तरह के घोंगे के कवच। ताजे पानी के 2 तरह के घोंगे के कवच व मुर्गे की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मरमी से मिले हैं। और अगला स्थल है दोस्तों बालाथल। हड़प्पा संस्कृति का अगला स्थल है दोस्तों बालाथल। और बालाथल नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाणिक स्थल है। नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाणिक स्थल है। और इसकी जो खोज की थी वह किसने की थी? B.N. मिश्र महोदय ने इसकी खोज की थी। और यह उदयपुर जिले में बल्लभनगर तहसील में स्थित है। कहां पर स्थित है? बल्लभनगर तहसील में, उदयपुर जिले में बल्लभनगर तहसील में स्थित है। यहाँ के लोग पशुपालन व आखेट करते थे। यहाँ क्या है? पशुपालन व आखेट यानी शिकार करते थे। कहां के लोग? बालाथल के लोग। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने व कपड़ा बुनना जानते थे। बालाथल के लोग जो थे मिट्टी के बर्तन बनाना व कपड़ा बुनना जानते थे। दोस्तों बालाथल से क्या है? रेड स्लिप मृदभांड यानी कि लाल लेप मृदभांड लाल लेप मृदभांड व यू आकार के चूल्हे, यू आकार के
चूल्हे मिले हैं। कहां से मिले हैं दोस्तों? बालाथल से। यहां एक दुर्गनुमा भवन मिला है। यहां एक दुर्गनुमा भवन मिला है और जिसमें क्या है, 11 कमरों से युक्त है। यह क्या है? 11 कमरों से युक्त है। क्या मिला है? दुर्गनुमा भवन मिला है। यह 11 कमरों से युक्त है। यहां पर 4000 वर्ष पुराना, यहां से 4000 वर्ष पुराना ये क्या मिला है? कंकाल मिला है दोस्तों। और कुष्ठ रोग का, भारत में जो कुष्ठ रोग है उसका प्राचीनतम प्रमाण है ये। भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है दोस्तों? बालाथल से। कुष्ठ रोग का भारत में प्राचीनतम जो प्रमाण मिला है वह 4000 वर्ष पुराने कंकाल मिला है। उससे पता लगा है कुष्ठ रोग का जो प्राचीनतम प्रमाण हमें बालाथल से प्राप्त हुआ है। यहां योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। यहां से तांबे के सिक्के, हड्डियों से बने औजार, तांबे के सिक्के, हड्डियों से बने औजार प्राप्त हुए। कहां से मिले हैं? बालाथल से। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु हड्डियां मिली है, मुद्राएं मिली है व आभूषण प्राप्त हुए हैं। आभूषण मिले हैं, मुद्राएं मिली है व बड़े पैमाने पर पशु हड्डियां मिली। तो दोस्तों, आज हमने ताम्रपाषाण कालीन जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो संस्कृतियां थी, जोधपुरा व गणेश्वर संस्कृति व आहाड़ संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। अगली जो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं उनके बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों।